आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच ट्री आर द डोमिनेंट लाइफ फॉर्म। दैट मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम हो जहां पर ट्री डोमिनेंट हो। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। जहां पर ट्री यानी पौधे डोमिनेंट रहे, हम उसको बोलते हैं फॉरेस्ट। अगर हम उससे इजी वे में डिफिनेशन देखें तो रीजन विथ अ हाई डेंसिटी ऑफ ट्री, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे पौधों का घनत्व ज्यादा हो, हम उसको बोल देंगे क्या, फॉरेस्ट। इसी टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो उसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। द बायो वर्ड कम फ्रॉम लाइफ। बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, यानी लाइफ के बीच में जो डिफरेंशिएट है। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट यानी जो लाइफ के, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बीच जो है विभिन्नता है, हम उसी को क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीनिंग वही है, लाइफ में डिफरेंशिएट। लाइफ का डिफरेंशिएट का मतलब कि किसी जगह पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल आपस में एक जैसे हमको नहीं दिखाई देते हैं। हम अगर बात करें नीम के बारे में बात करें तो यह आम के पेड़ से अलग दिखाई देता है, यानी मैंगो डज नॉट सिमिलर टू नीम। मैंगो डज नॉट सिमिलर टू नीम। हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि नीम का पौधा है कि आम का पेड़ है, दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यही जो डिफरेंशिएट है, हम इसी डिफरेंशिएट को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। यानी कोई कौवा को देख के हम पहचान लेते हैं कि यह कौवा है, हम दूसरे जो पक्षी को देख के पहचान लेते हैं कि दूसरा पक्षी है। इंसान कुत्ता की तरह नहीं मिलता है, कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं मिलता है, या तो खुद कुत्ते के अलग अलग वैरायटी है जो आपस में नहीं मिलते हैं। तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। डिफिनेशन की तरफ हम देखें तो द नंबर एंड वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में रहने वाले ढेर सारी संख्या में पौधा और जानवर की जो वैरायटियां हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी किसी इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट इट्स मीन्स फौना, प्लांट इट्स मीन्स फ्लोरा, एनिमल इट्स मीन्स फौना, हम उसी फिनोमेना को क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी डिफरेंस बिटवीन ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल, जो सभी जानवरों में विभिन्नता है, हम उसको बोल देंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आयुसीएन के बेसिस पे हम देखते हैं कि आयुसीएन हमारा किसी भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के स्पीसीज को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, मतलब वो कितने प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट नहीं है। मतलब उनकी संख्या की बेसिस पे, जिसकी संख्या बहुत तेज घट रही है, जिसकी संख्या नॉर्मल हो, या तो जिसकी संख्या खत्म होने के कगार पे हो, या तो जिसकी संख्या खत्म हो चुकी हो, उसके बेसिस पे आयुसीएन जो है अलग अलग प्रकार से स्पीसीज को बांट दिया है। आयुसीएन देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। आयुसीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जो है आयुसीएन का फुल फॉर्म है। तो वह एक ऐसी संस्था है जो कि इन्वायरमेंटल के लिए काम करती है। We can classify species of plant and animal as follow। आयुसीएन जो स्पीसीज को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई किया, किसके स्पीसीज को, प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को। सबसे पहला स्पीसीज हम देखते हैं नॉर्मल स्पीसीज। नाम ही है क्या, नॉर्मल स्पीसीज, मतलब ऐसा स्पीसीज जिसकी संख्या अभी सही हो, यानी कि बहुत ज्यादा खत्म नहीं हुई हो, मतलब स्पीसीज की संख्या एकदम नॉर्मल हो या किसी प्रकार से खतरे में ना हो। नॉर्मल मतलब कि स्पीसीज किसी प्रकार से विलुप्त होने के कगार पे ना हो, या तो इनकी संख्या में कोई अभी गिरावट नहीं आई हो। स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल। स्पीसीज जिसका पॉपुलेशन जो है कैसा कंसीडर किया जा रहा है, नॉर्मल, फॉर देयर सर्वाइवल, उनको जीने के लिए उनका स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, नॉर्मल है। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कैटल है, कैटल में क्या आते हैं, गाय भैंस ये सब आते हैं, और क्या आती है, बकरियां ये सब आती है। इनकी स्पीसीज नॉर्मल है, पूरे भारत में गाय भैंस की संख्या सही है, पूरे जगह गाय भैंस की संख्या सही है। सेल पाइन एक प्रकार के पौधे हैं जिनकी संख्या एकदम नॉर्मल है। रोडेंट जो कुतर के खाने वाले जानवर होते हैं, जैसे गिलहरी और चूहा,
इनकी भी संख्या क्या है, नॉर्मल है। मतलब यह इनको संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इनको बस किसी तरीके से क्षति न पहुंचाया जाए, संरक्षण की बहुत जरूरत नहीं है, मतलब इनको बचाने की बहुत जरूरत नहीं है, बस किसी तरीके से इनको मारा न जाए, इनकी संख्या नॉर्मल है। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जो खत्म होने के कगार पे हो, मतलब उनकी संख्या में बहुत कमी आ गई हो, मतलब संख्या लगातार घट ही रहा हो, इस प्रकार के स्पीसीज को बोलते हैं इंडेंजर। मतलब स्पीसीज किस में चल गया है, डेंजर जोन में चल गया, मतलब खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। दोज आर स्पीसीज विच इन डेंजर ऑफ द एक्सटेंशन, कह रहा है ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, विलुप्त, क्या होता है, विलुप्त, मतलब जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंची हो। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज कंटिन्यू डिक्लाइन, इस स्पीसीज के पॉपुलेशन लगातार क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, यानी यह स्पीसीज की संख्या में लगातार घट रही है। अगर अब इसका ध्यान नहीं दिया जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा और हमको इस स्पीसीज देखने को भी नहीं मिल पाएंगे। इस स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड एस है, इंडियन राइनो है, लायन टेल्ड मस्क्यू है, संघाई है। संघाई एक ब्रो एंटर डियर मणिपुर कहा जाता है क्योंकि ये आंख के भावों की वजह से इनको जाना जाता है, क्योंकि आंख के भाव इस तरीके से होते हैं कि उनको यह नाम दे दिया गया है ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर। तो ये सब ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, ये सब ऐसे स्पीसीज जो कि खतरे के कगार पे पहुंच गए हैं, अब इनका सुरक्षा, संरक्षण, बचाव नहीं किया जाएगा, यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। हमारे पास तीसरा कैटेगरी आता है वल्नरेबल स्पीसीज। यह स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो कि नॉर्मल से इनकी संख्या तो कम है, लेकिन इंडरजेंडर से इनकी संख्या ज्यादा है। मतलब ये खतरे में तो नहीं है, लेकिन इनकी संख्या नॉर्मल से कम है, यानी अब इनको देखभाल नहीं किया गया तो यह खतरे के निशान में पहुंच जाएंगे, यानी वल्नरेबल वाला कहां पहुंच जाएगा, इंडेंजर में पहुंच जाएगा। क्या कहा जा रहा है, वल्नरेबल स्पीसीज आर द स्पीसीज whose population has declined, जिसका आबादी घट रहा है, so much that they may move into the category of endangered, जो कि यह अब इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मूव करके कहां चला जाएगा, इंडेंजर कैटेगरी में चला जाएगा। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्लू शिप है, एशियाटिक एलिफेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन है। हमारा जो है लास्ट स्पीसीज देखते हैं, तो यह है रेयर स्पीसीज। चौथा नंबर का हमारा स्पीसीज क्या है, रेयर स्पीसीज। हम उसके पहले इन तीनों को और अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, नॉर्मल स्पीसीज की, फिर उसके बाद संख्या किसकी है, वल्नरेबल स्पीसीज की, फिर उसके बाद संख्या किसकी है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की। यह हमको पता रहना चाहिए। नॉर्मल स्पीसीज कोई खतरे में नहीं है, वल्नरेबल घट रहा है, अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इंडेंजर पहुंच जाएगा, अगर इंडेंजर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। यानी सबसे अच्छा है नॉर्मल, यह थोड़ा दिक्कत में है, और यह तो इसमें दिक्कत में कि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह खत्म हो जाएगा। हम रेयर स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसी स्पीसीज जिसकी आबादी बहुत कम हो। अब या तो उसकी आबादी इतना कम हो कि अगर उसे अब संरक्षण या बचाव या ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वह या तो इंडेंजर में चला जाएगा या तो वल्नरेबल में चला जाएगा। यानी कि रेयर स्पीसीज नॉर्मल से तो कम है, लेकिन अगर अब इसको ध्यान नहीं दिया जाएगा तो या तो यह चल जाएगा वल्नरेबल में या तो यह चला जाएगा किसमें, इंडेंजर में। यानी रेयर स्पीसीज को बचाना भी बहुत जरूरी है। इसका नाम है रेयर स्पीसीज, मतलब ऐसी स्पीसीज जिसकी आबादी रेयर में हो, यानी कि क्या हो, पॉपुलेशन कैसी हो, स्मॉल हो। पॉपुलेशन कैसा हो, स्मॉल हो, कम आबादी हो, और इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो किसमें चला जाएगा, या तो इंडेंजर में चला जाएगा, मतलब एकदम खतरे में, कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, या तो पहले वल्नरेबल में जाएगा, वल्नरेबल कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब कि नॉर्मल स्पीसीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, अगर इस पे कोई नेगेटिव फैक्टर लगातार ऑपरेट कर रहा है तब। नेगेटिव फैक्टर का मतलब क्या होता है कि रेयर स्पीसीज किसी जगह है और हम उस जगह में क्या कर रहे हैं, पेड़ की कटाई करने लगे, इंडस्ट्री बनाने लगे, या किसी तरीके से यहाँ पे प्राकृतिक क्षति पहुंचाए जिससे कि यह प्रजाति को नुकसान पहुंचे। अब प्रजाति को नुकसान पहुंचेगी, इसकी आबादी कम होगी, आबादी घट के कहां चली जाएगी, या तो इंडेंजर में चली जाएगी या तो वल्नरेबल कैटेगरी में चली जाएगी। यानी कोई नेगेटिव फैक्टर अगर उस पर काम नहीं कर रहा है तो रेयर स्पीसीज को भी कोई खतरा नहीं रहेगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव फैक्टर लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नेगेटिव फैक्टर मतलब क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम लगातार अनावश्यक यूज कर रहे हैं जंगल से लकड़ियां, जंगल की चीजें। इस स्पीसीज के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द हिमालयन बियर, जो हिमालयन बियर पाई जा रही है, विल्ड एशियाटिक बुफेलो, जंगली जो जिसे हम जंगली भैंसे कहते हैं, डिजर्ट फॉर एंड हॉर्नबिल, बस में रहा,
इतना जो है हमारा क्या है, रेयर स्पीसीज है। यहाँ पे क्या है, डिजर्ट फॉक्स रहेगा हमारा, डिजर्ट फॉक्स। रेयर स्पीसीज के बाद हमारा 5वां नंबर का जो है वो हम 5वें नंबर पे देखेंगे इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। इंडेमिक स्पीसीज पहले इसको समझ लेते हैं। यह उस प्रकार की स्पीसीज है जो कि एक ही स्थान पे पाई जाए, यानी कि अगर वो उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा हो तो वह केरला में नहीं पाया जाए, अगर वो केरला में पाया जा रहा हो तो बस केरला में पाया जाए और राज्यों में नहीं पाया जाए। मतलब इस प्रकार का स्पीसीज हो जो किसी पार्टिकुलर जगह पाया जाए। इसका मतलब अगर वो लक्षद्वीप पे पाया जा रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पाया जाए, हो सकता है वो लक्षद्वीप पे पाया जाए। अगर वो अंडमान निकोबार में पाया जा रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वो हर जगह पाया जाए, हो सकता है कि वो सिर्फ अंडमान और निकोबार में ही पाया जाए। हम डेफिनेशन देखते हैं, कह रहा है these are species which are only found in some particular area। ऐसा स्पीसीज जो कि कुछ स्थानों पर ही पाया जाए, हम उस प्रकार की स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इंडेमिक स्पीसीज। यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर। यह जो है कि नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से, यानी उनको जो एनवायरनमेंट मिलता है वो हर जगह नहीं मिलता है। जैसे जो अंडमान निकोबार वाला एनवायरनमेंट उनको मिल रहा है, ज्योग्राफिकल एरिया मिल रहा है, सिर्फ वैसा ही इनको फेवरेबल कंडीशन दूसरे जगह नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो स्पीसीज कहां पाई जा रही है, अंडमान और निकोबार में। और उससे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोल पे पाया जाता है पेंगुइन और पोलर बियर। पोलर बियर और पेंगुइन पोल पे पाया जाता है, नॉर्थ पोल पे तो साउथ पोल पे पाया जाता है। ये हर समय ठंडे रीजन में पाए जाते हैं। इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, ठंडा है। इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, ठंडा है। तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्पीसीज जो किसी कुछ पार्टिकुलर एरिया में पाई जाए, हम उसे बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। उसके एग्जांपल देखते हैं, अंडमान टेल एक सब प्रकार का जानवर है। अंडमान निकोबार पीजन, निकोबार पीजन सिर्फ निकोबार में पाया जाता है। अंडमान वाइल्ड पिग, ये सिर्फ अंडमान में पाया जाता है। मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये सब जानवर के नाम हैं जो कि अपने पार्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाते हैं, ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। और हम लास्ट और 6वें नंबर की IUCN के कार्डिक क्लासिफिकेशन देख रहे हैं स्पीसीज का, वो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इसको हिंदी में शुद्ध रूप से कहते हैं विलुप्त प्रजाति, मतलब ऐसी जातियां जो विलुप्त हो चुकी है, अब उनको खोजना बड़ा मुश्किल है। अगर हो सकती है कभी कभार एक दिख सकती है, अदरवाइज नहीं भी दिख सकती है, अधिकतम यह नहीं ही पाई जाती है। दिस स्पीसीज, देखो देखो, दिस आर स्पीसीज व्हिच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च, खोजने के बाद भी नहीं पाया जा रहा है। ऐसा स्पीसीज जो कि नॉट फाउंड नहीं पाया जा रहा है आफ्टर सर्च, खोजने के बाद भी, आप नोन आर लाइकली एरिया हो या दिल में भी अगर या तो किसी लाइकली यानी किसी जगह कभी कभार वो पाए जा सकते हैं, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है, पाए जा सकते हैं, पाए नहीं जाते हैं। ये ऐसी स्पीसीज है जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, खोजने के बाद भी नहीं पाई जा रही है। हो सकता है कि लाइकली किसी एरिया में वह मिल सके, हम उस प्रकार की स्पीसीज बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, जो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो जैसे एशियाटिक चीता, यह हमको नहीं दिखाई देता है। पिंक हेड डक, यह हमको नहीं दिखाई देता है। और हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि किस तरीके से फ्लोरा और फना धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। डिप्लीशन मतलब क्या होता है, नष्ट। फ्लोरा में क्या होता है, प्लांट्स। प्लांट किसी पार्टिकुलर हैबिटेट में पाया जाता है, फ्लोरा बोलते हैं। फना मतलब क्या होता है, एनिमल। क्या होता है, एनिमल्स। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लोरा और फना धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। कारण क्या है कि धीरे धीरे जानवर भी खत्म हो रहे हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधे भी खत्म हो रहे हैं, या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या तो दोनों किस वजह से खत्म हो रहे हैं। हम इस जिसको देखते हैं, कहा निगेटिव फैक्टर, कौन सा निगेटिव फैक्टर है जो काज सच फियरफुल डिप्लेशन, जो कि एक डर पैदा किया हुआ है खत्म नष्ट करने के लिए फ्लोरा और फना। डिप्लेशन मतलब नष्ट करना, खत्म होना, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कह ऐसा क्या डर है जो पैदा किया हुआ है सबके बीच, जिससे कि फ्लोरा यानी प्लांट स्पीसीज, फौना यानी एनिमल स्पीसीज लगातार खत्म हो रही है। तो सबको पता है कि सबसे पहला स्पीसीज देखिए क्या है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर। हम लोग जंगल को काट के क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। जंगल काट के क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, देखिए दिन पे दिन आबादी बढ़ रहा है, जमीन निर्धारित है, आबादी यानी पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहा है,
जमीन क्या है सबका, लैंड एरिया फिक्स है। जब लैंड एरिया फिक्स है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमको खाने के लिए अनाज चाहिए, ग्रेन चाहिए, और ग्रेन्स पैदा करने के लिए हमको कल्टीवेशन करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जंगल को काट दे रहे हैं, अब जंगल कट गया, बन गया क्या, लैंड एरिया। अब इस लैंड एरिया में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग अनाज उगा रहे हैं, अलग अलग सब्जियां उगा रहे हैं, यानी हम यहाँ पे क्या शुरू कर दे रहे हैं, कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर, हम यही प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं। एक तो यही कारण है जंगल की कटाई, यानी फिर डिप्लेशन फ्लोरा का पहला कारण क्या हुआ, फ्लोरा मतलब प्लांट, जंगल का पहला कटाई का क्या हुआ कारण, कि हम खेती के लिए कर रहे हैं। कुछ हमारे पास है चीजें, जैसे बिटवीन 1951-1980 अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर km of forest area was converted into the agriculture land। अब देख रहे हैं ना, 26,200 इतना फॉरेस्ट एरिया को काट के क्या बना दिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड। कहां पे, पूरे इंडिया में। मतलब इतना जंगल को काट कर हम लोग आज क्या करने लगे, खेती करने लायक बना दिए। इससे क्या हुआ, हमारा फ्लोरा खत्म हुआ, यानी पेड़ पौधे खत्म हुए। हम दूसरा देखे क्या है, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स लाइक वूल, bark, leaves, etc. for manufacture of rubber, medicine, dyes, food stuff। हम क्या कर रहे हैं, जंगल के जो रिसोर्स है उसका प्रयोग करके हम लोग जंगली जानवर से ऊन निकाल ले रहे हैं, जिससे हम कपड़े का प्रयोग कर रहे हैं, पौधों के छाल निकाल ले रहे हैं जिसका हम मेडिसिन के प्रयोग कर रहे हैं, हम पत्ते निकाल ले रहे हैं जिसका मेडिसिन के प्रयोग कर रहे हैं, या हम अलग अलग तरीके से किसी चीज का रबर बना रहे हैं, दवा बना रहे हैं, कलर बना रहे हैं और खाने के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी क्या कारण है, ये भी क्या है, जंगल का डिप्लेशन, मतलब पौधों का घटना, कटाव। डेवलपमेंट ऑफ रोड, हम रोड बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, ये भी तो डिप्लेशन का कारण है। माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी का मतलब हम वहां पे खुदाई, खनन विभाग का खुदाई करके कोयला निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, खनिज निकाल ले रहे हैं, ये माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है जहां पे वहां पे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो जंगल जब खत्म कर दे रहे हैं, ये भी तो एक क्या है, डिप्लीशन का कारण है, जिससे जंगल के जानवर भी घट रहे हैं और कौन घट रहा है, पौधे भी। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, हम अपने पर्पज से जंगल बना रहे हैं, जैसे कि क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल देके आपको भी बता दे रहा हूं कि क्या क्या वहां पे किया जा रहा है। जैसे कि हमको अधिकतम प्रयोग में यूकेल लिस्पट का प्रयोग आएगा, यानी लिस्पट का प्रयोग ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, वहां जंगल काट दे रहे हैं, जो नॉर्मल पौधे हैं उसको काट दे रहे हैं, और वहां पे क्या बोना शुरू कर दे रहे हैं, वहां पे हम कल्टीवेशन लिस्पट का करना रहे। यानी इंसान क्या कर रहा है, कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहा है, मतलब जो उसके बेनिफिट में है वह जंगल लगा रहा है, उसको बचा रहा है, और जो उसके प्रयोग में नहीं है उसको क्या कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। बात सुन रहा है कि नहीं, करा है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड का मतलब कि जब यहाँ पे आबादी बैठना शुरू की, मतलब जब यहाँ पे कॉलोनी बनना शुरू हुआ। कॉलोनी का मेन जो अगर हम बात करें कि कॉलोनियल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक तरीके से कि अंग्रेज के पीरियड जब आया, अंग्रेज धीरे धीरे जब आना शुरू हुए, व्यवसाय बढ़ना शुरू हुआ। बात सुन रहा है कि नहीं, अंग्रेज आना शुरू हुए, व्यवसाय बढ़ना शुरू हुआ, और भी तमाम काम क्या हुआ, शुरू हुआ। उस समय क्या हुआ कि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, और क्या हुआ, खेती का एक्सपेंशन हुआ, और क्या हुआ, रोड बना, और क्या हुआ, माइनिंग एक्टिविटी शुरू हुआ, जिससे कि सबसे बड़ा कारण क्या हो गया, जंगल का कटाई। जंगल सबसे ज्यादा कब डैमेज हुआ, कॉलोनियल पीरियड। एक तरीके से बात कर सकते हैं ब्रिटिश से, यानी जब उपनिवेश आए। कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या, जब उपनिवेश आए। उपनिवेश मतलब क्या है कि लोग जब फैक्ट्री लगाना शुरू करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए वो फैक्ट्री लगाना शुरू करें, बड़े बड़े बिजनेसमैन आए वो इंडस्ट्री लगाना शुरू करें। जब कॉलोनियल पीरियड आ गया, उस दौरान क्या होगा, इंडस्ट्री लगेगा तो माल ट्रांसपोर्ट होगा, जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होगा तो रेलवे चाहिए, जब रेलवे चाहिए तो रोड भी चाहिए, और भी वहां पे खेती भी बढ़ गया क्योंकि जगह जगह आबादी बढ़ना शुरू हो गया, माइनिंग एक्टिविटी बढ़ गए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण क्या है, इंडियन फॉरेस्ट का खत्म होना। काज ऑफ डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी, इंडिया का बायोडाइवर्सिटी का घटने का मेन कारण क्या है। मैं बस पार्टिकुलर इंडिया के बारे में बात किया जाए तो इंडिया के बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग बीइंग के बीच में डिफरेंशिएट है, जैसे कि एक कुत्ता बिल्ली की तरह नहीं मिल रहा है, एक इंसान कुत्ता की तरह नहीं मिल रहा है, जो हाथी है वो किसी और की तरह नहीं मिल रहा है, यह पौधा किसी और पौधे की तरह नहीं मिल रहा है। ये जो डाइवर्सिटी है, हम इसे फिनोमेना क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। यानी लाइफ में जो विभिन्नता है, रहने का, खाने का, पीने का,
पूरी लाइफ स्पेन करने का जो विभिन्नता है उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो कहा जा रहा है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसे घट रहा है। तो पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम किसी का हैबिटेट ही खत्म कर दे रहे हैं। हम जंगल को काट के वहां पे घर या इंडस्ट्री बना दे रहे हैं, तो जंगली जानवर का हैबिटेट खत्म कर दे रहे हैं। यानी हैबिटेट मतलब क्या, किसी भी पशु या पक्षी को रहने के स्थान को करते हैं। हंटिंग हम कर रहे हैं, शिकार कर ले रहे हैं। पोचिंग कर रहे हैं, पोचिंग का मतलब होता है, देखिए एक हंटिंग होता है, गवर्नमेंट कहा है कि आप शिकार कर सकते हैं खाने के लिए। एक पोचिंग होता है, इलीगल शिकार कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, चोरी से जानवरों को मार दे रहे हैं और उसके जो जानवर का कुछ प्रयोग वाला भाग है, जैसे जानवर का खाल, चमड़ा, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। किस पर्पज से प्रयोग कर रहे हैं, बैग बनाने के लिए, लेदर के ड्रेस बनाने के लिए, लेदर के और भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यह शिकार कर दे रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लोटेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही है, ओवर एक्सप्लोटेशन, अनावश्यक प्रयोग। हमको चाहिए 1, हम प्रयोग कर रहे हैं 3, हमको चाहिए 1 किलो, हम ले रहे हैं 3 किलो। और इसमें सबसे अधिक भागीदारी कौन दिया है, जो रिच फैमिली के लोग हैं, अनावश्यक प्रयोग कर रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं। आपको चाहिए 1 बेड, ले रहे हैं 2 बेड। आपको चाहिए 1 चेयर, ले रहे हैं 2 चेयर। आपको चाहिए 1 डेस्क, आप ले रहे हैं 2 डेस्क। यानी ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं, मतलब प्रयोग से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जितना उनको आवश्यकता है उससे ज्यादा प्रयोग कर दे रहे हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन। एक क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो कि वो भी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, किसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी का। पॉइजनिंग, हार्मफुल गैसेस है जो पॉइजनिंग हम फैला रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जा रहा है तो भी तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, जो चीजें हैं जल के खत्म हो जाएंगी। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी। हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को तो लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे कल्चर की डाइवर्सिटी को भी खत्म कर रहा है। जैसे आदिवासी जो है जंगल में रह रहे हैं, उनकी अपनी कल्चर है, और जो जिस तरीके से अपना वेशभूषा की जिस तरीके से रहते हैं, हम अगर वहां पे ये सब भी नष्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा कल्चर भी खत्म हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी की लॉस करने के साथ साथ हम अपने प्राकृतिक और नेचुरल कल्चर को छोड़ के हम धीरे धीरे अपना क्या रहे हैं, आर्टिफिशियल टेक्निक। जैसे पेड़ पौधे हैं, तापमान हमारा क्या है, तापमान हमारा जो है सही, मतलब टेम्परेचर हमारा जो है वो नॉर्मल है। कैसा है, नॉर्मल है। अब हम जंगल काट दिए, अब वहां पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, तापमान बढ़ना शुरू हो गया, हम जो क्या करना यूज कर लिए, हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक तरीके से क्या हो रहा है, एक तरीके से हो रहा है कि धीरे धीरे हम अगर जंगल लॉस कर रहे हैं तो हम प्राकृतिक कल्चर को भी खो दे रहे हैं। वहां पे ट्रेडिशनल जो कल्चर चल रही है उसको भी खोआ जा रहा है। कहाँ पे, जहां पे ट्रेडिशनल आबादी रहती है, यानी जहां पे ट्राइबल पीपल रहते हैं जंगल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट है। करा द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रोबेबली कॉज अ मोर इकोलॉजिकल डैमेज। भारत के 5% जो सबसे अमीर आबादी है वो सबसे अधिक इकोलॉजी को डैमेज करती है। वो इकोलॉजी को सबसे अधिक डैमेज कैसे करती है, सबसे ज्यादा वो हार्मफुल गैसेस यूज करते हैं, वो एसी यूज कर रहे हैं जिससे हार्मफुल गैसेस लिबरेट हो रहा है, हाँ, जिससे CFCS हो रहा है। और ये गैसेस क्या कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग काज कर रहा है। वो एक के बदले 2 कार यूज कर रहे हैं। वो प्लास्टिक अनावश्यक यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। वो आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि गरीब का शोषण सिर्फ आर्थिक, मानसिक, सामाजिक नहीं हो रहा है, अमीर व्यक्ति हर तरीके से शोषण कर रहा है। 5% अमीर व्यक्ति करीब 25% जितना गरीब व्यक्ति प्रयोग करता है, उतना 5% अमीर व्यक्ति अकेले रिसोर्स का प्रयोग कर लेता है। हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। हम किस तरीके से भारत के जंगल और जंगली जानवर को बचा सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीका है बचाने का। 2 तरीका हमारे पास क्या है बचाने का, या तो जिस जगह है वहीं पे सुरक्षित रख दे, एक तरीका यह है, और दूसरा तरीका यह है कि उसको उसी की जगह से उठा के हम किसी दूसरे जगह लाके सुरक्षित रखें। इस बेसिस पे जो है हमारा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो 2 प्रकार का, एक है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो चीज जिस जगह है वहीं पे सुरक्षित रख दीजिए, कुछ नियम और कानून बना के वहीं पे सुरक्षित रख दिए। जैसे ये हिमालय रीजन है, मान लीजिए ऊपर इंडिया के मैप में देखा जाए तो इधर हिमालय है। अब हिमालय में क्या है कि जो हिमालय पे जानवर है वो अगर खतरे में है या तो उनको नष्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई नियम बना दिया जाए, सरकारी नियम बना दिया जाए, जिससे कि इस जानवर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएगा और किसी प्रकार के लोग इसके आगे नहीं जा पाएंगे।
मतलब एक बाउंड्री के आगे नहीं जा पाएंगे, यानी इस जानवर को उसी जगह पे सुरक्षित कर दिया जाए, तो हम उस प्रकार के कंजर्वेशन को बोलते हैं इन सीटू। मतलब जिस जगह पे है हम उसी जगह उसको सुरक्षित कर दें, हम उसको क्या बोलते हैं, इन सीटू, एट द सेम प्लेस, मतलब जहां पे है वहीं पे बचा दे। एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जानवर है, मान लीजिए वेस्टर्न घाट रीजन पे, वेस्टर्न घाट रीजन पे है, केरला के साइड में है, अब यह खतरे में है, हम इसको लाके लखनऊ के चिड़ियाघर में रखते हैं, हम यहां से इसको उठाए लखनऊ चिड़ियाघर में रखें, हम इसको पूरा प्रॉपर खाना दे रहे हैं, पूरा एनवायरमेंटल कंडीशन दे रहे हैं, हम इसको सुरक्षित रखें, इसका यहाँ तक कि बीमारी होने पे इसका इलाज भी किया जा रहा है, तो डॉक्टर द्वारा इसका इलाज भी किया जा रहा है, कब, जो बीमार हो रहा है, लेकिन इसको कहां से उठा दिए, इसका प्रॉपर प्लेस कहां था, केरला, हम इसको उठा के कहां लेके चले गए, चिड़ियाघर में, तो यहाँ पर भी तो सुरक्षित किया जा रहा है। तो इस प्रकार के हम सुरक्षित को बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, मतलब आउटसाइड फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस, जो उसका ओरिजिनल प्लेस है हम उससे बाहर निकाल के उसको क्या करें, सुरक्षित करें, तो हम उसे बोलते हैं एक्स सीटू। कुछ देखते हैं इन सीटू में कौन कौन है, एक तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बना दे, या तो किसी प्रोटेक्टेड एरिया बना दे। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, जैसे नेशनल पार्क, जहां पे है वहीं पे उसे रोक दीजिए, रामसर साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है, इस एग्जांपल इन सीटू के, मतलब जिस जगह पे जानवर है उसी को घोषित कर दिया जाए कि नेशनल पार्क है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं किया जा सकता है। बात सुन रहा है कि नहीं, यह हो जाएगा इन सीटू। एक सीटू में क्या है, जहां पे जानवर खतरे में है वहां से हम लेके चले आए दूसरी जगह सुरक्षित करने के लिए, जैसे जीन बैंक, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीन को प्रिजर्व किया जाता है, जो कि आगे भविष्य में चल के हो सकता है उसका कोई प्रयोग किया जाए। बॉटैनिकल गार्डन, अब बॉटैनिकल गार्डन समझिए, जैसे यह किसी स्पीसीज का पौधा है, मान लीजिए यह ऐसा स्पीसीज है जो कि सिर्फ साउथ इंडिया में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, साउथ इंडिया, हम इसी को लाके लखनऊ में या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में बॉटैनिकल गार्डन बना दिए और इस पौधे को भी हम यहाँ पे लगा दिए, हम इसका सुरक्षा भी यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका जो स्पीसीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो स्पीसीज का प्रोडक्शन या उत्पादन कर रहे हैं, वो हम किसी अपने तरीके से किसी बॉटैनिकल गार्डन में कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसके ओरिजिनल प्लेस से उठा के हम कहाँ ला दिए, बॉटैनिकल गार्डन में, ये क्या हो गया, एक्स सीटू कंजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क मतलब जिस तरीके से जूलॉजिकल पार्क का मतलब होता है जू, जूलॉजिकल पार्क। अब जू में क्या है, यहाँ पे हर प्रकार की चिड़िया को कंजर्व किया गया है, हर प्रकार के जानवर को कंजर्व किया गया है, और ये जानवर क्या है, इनका ओरिजिनल प्लेस कहीं और है, हम वहां से उनको लाके यहाँ पे कंजर्व किए हैं, और इनको हम क्या दे रहे हैं, पूरा खाना दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये एक प्रकार का क्या है, जूलॉजिकल पार्क। जैसे टाइगर और लायन, लायन रहता कहाँ पे, गिरी नेशनल पार्क में, गुजरात में, हम उसको लाके कहाँ रखे हैं, लखनऊ में, एक तरीके से क्या है, जूलॉजिकल पार्क। बात सुन रहा है, आगे हम देखते हैं, करा नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। द फर्स्ट नेशनल पार्क, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कब स्टेब्लिश्ड हुआ, 1936 में हुआ, उसका नाम क्या है, हैले नेशनल पार्क। क्या नाम है, हैले नेशनल पार्क। भारत का पहले नेशनल पार्क का नाम है हैले नेशनल पार्क, कब स्टेब्लिश्ड किया गया, 1936 में। वेस्टर्न घाट, इंडो ब्रह्मा और ईस्टर्न हिमालय, ये तीन हॉट स्पॉट है कहाँ पे, इंडिया में। हॉट स्पॉट में जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो और वहां पे जानवरों को कंजर्व किया जाए। इन द 1960 में और 1970 में कंजर्वेशन डिमांड ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, डिमांड हुआ कि वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, राष्ट्रीय तरीके से जंगली जानवर को सुरक्षा करना चाहिए था। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वहां पे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ, और यह इंप्लीमेंट कब हो गया, लागू कब किया गया, 1972 में, विद वेरियस प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्टिंग हैबिटेट, जिसके अलग अलग प्रकार से उसको प्रोविजन दिया गया किस तरीके से हम किसी भी हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहां तक वहां पे हम शिकार कर सकते हैं, कहां तक लकड़ी प्रयोग कर सकते हैं, कहां तक पेड़ को काट सकते हैं, कहां तक नहीं, इसका नियम कानून बनाया गया। और किसके तहत बनाया गया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। क्वेश्चन क्या पूछता है, कब पास किया गया था, 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, 1973। पहला हमारा नेशनल पार्क कौन सा है, हैले नेशनल पार्क, यह हमको याद होना चाहिए। 3 हॉट स्पॉट है इंडिया में, यह याद होना चाहिए हमको, यह याद होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में, और यह एक याद होना चाहिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब लॉन्च किया गया था, 1973 में। मतलब 1 2 3 4, ये चारों बातें बहुत अच्छे से हमको याद होना चाहिए।